स्टूडेंट्स, हम लोग आज बात करते हैं आर्टिकल 14 पे। कल की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स में अगर एक बार फटाफट से रिकैप करवाएं तो फंडामेंटल राइट्स में राइट्स का क्या मीनिंग होता है, उसके बाद में राइट्स में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है, लीगल सैंक्शन, कि वो कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, लागू हो सकते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग ने डिस्कस किया था राइट्स की हिस्ट्री। उसके बाद में डिस्कस किया था कि फंडामेंटल राइट्स का क्या कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ राइट्स के पीछे मूल शब्द क्यों लगा हुआ है और उसके पीछे क्या रीजंस हैं। उसके बाद फंडामेंटल राइट का मीनिंग, उसके बाद में फंडामेंटल राइट की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और फिर हम लोग ने देखा था कि क्या फंडामेंटल राइट्स में अमेंडमेंट किया जा सकता है। तो उसके ऊपर हम लोगों ने कुछ केसेस देखे थे, केशवानंदन भारती का केस वगैरह हो गया, मिनर्वा मिल्स का, वमन राव का, शंकरी प्रसाद का, सज्जन सिंह का, गोलकनाथ का, हम लोगों ने केसेस पर डिस्कशन किया था और बेसिक स्ट्रक्चर की थ्योरी देखी थी, 42nd अमेंडमेंट देखा था। उसके बाद में IR कोहलू का केस देखा था और फंडामेंटल राइट्स का 9th शेड्यूल के साथ में संबंध देखा था। वो सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने आर्टिकल 12 पर डिस्कशन किया था, स्टेट का मीनिंग क्या होता है, स्टेट में कौन कौन शामिल होगा। उसके बाद आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू की बात हम लोग ने की थी, न्यायिक समीक्षा किसे कहते हैं, और किस तरीके की, किस टाइप की पॉलिटी में, यानी कि किस टाइप की राज्य व्यवस्था में न्यायालय के पास में ये न्यायिक समीक्षा की शक्ति मिलती है। उसके बाद में हम लोगों ने इसकी तुलना ब्रिटेन और अमेरिका के साथ में की थी। उसके बाद में आर्टिकल 13 का पहला देखा, 13 का दूसरा देखा, 13 का तीसरा देखा था। 13 का पहला प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस के बारे में था, संविधान पूर्व विधियों के बारे में था। 13 का दूसरा संविधान बाद विधियों के बारे में था, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद की विधियों के बारे में था। और आपका आर्टिकल 13 का 3 बताता था कि लॉ किसे कहते हैं। तो मैंने आपको स्पेसिफिक रूप से बताया था कि लॉ में ऑर्डिनेंस आएगा, ऑर्डर आएंगे, बाई लॉज आएंगे, रूल्स आएंगे, रेगुलेशंस, कस्टम्स, यूसेज, नोटिफिकेशंस आएंगे। फिर हमने आपको एक चीज़ और क्लियर कर दी थी कि जो संविधान संशोधन अधिनियम होते हैं, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, वो लॉ शब्द के अंतर्गत नहीं आते। ये बात किस केस में कही गई थी, ये बात की गई थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंदन भारती के केस में कि संविधान संशोधन अधिनियम आर्टिकल 13 के तहत लॉ का हिस्सा नहीं होते हैं। यानी कि हम ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं जो हमारे फंडामेंटल राइट को छीनता हो या फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, लेकिन अगर वो फंडामेंटल राइट बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है तो उस केस में कोई भी संविधान संशोधन ऐसा नहीं हो सकता जो हमारे मूल ढांचे को नष्ट करता हो या बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता हो। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन किया था। आज से हमारा जो डिस्कशन स्टार्ट होगा वो होगा आर्टिकल 14 से 18, यानी कि अब हम लोग स्पेसिफिक फंडामेंटल राइट्स पर बात करेंगे, एक एक करके सारी कैटेगरीज को देखेंगे। और आर्टिकल 14 से 18 में समानता के अधिकार की बात की गई है, समानता के अधिकार की बात की गई है, राइट टू इक्वालिटी, समानता। आपने पढ़ा भी था प्रीएम्बल की क्लास में कि इक्वालिटी इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये तीसरे नंबर पे आती है जब आप संविधान के उद्देश्य की बात करेंगे। संविधान में पहला उद्देश्य न्याय, जस्टिस, उसके बाद में लिबर्टी, स्वतंत्रता, उसके बाद में समानता, उसके बाद में आपका बंधुत्व, फ्रेटर्निटी। तो तीसरे नंबर पे समानता। प्रीएम्बल में जिस समानता की बात की गई है वो पद और अवसर की समानता की बात की गई है। और अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन में देखेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन में 3 तरह की इक्वालिटी की बात की गई है। एक है सिविक इक्वालिटी, नागरिक समानता, आर्टिकल 14 से 18 तक है। दूसरे नंबर पे है आर्थिक समानता, आर्टिकल 39 में है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारी राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वालिटी, वो आर्टिकल 326 और 325 में है। 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, यानी कि समानता जो इक्वालिटी है, मैंने आपको बताया भी था कि इक्वालिटी का जनरल मीनिंग क्या होता है। व्हाट इज द जनरल मीनिंग ऑफ इक्वालिटी? इट इम्प्लाइज नंबर 1 इक्वल ट्रीटमेंट। नंबर 1 पहले नंबर पे समानता का क्या आयाम या डायमेंशन होगा या मीनिंग होगा कि ये इक्वल ट्रीटमेंट की बात करती है। इक्वल ट्रीटमेंट का मतलब समान व्यवहार की बात करती है। और दूसरे नंबर पे एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज क्लास, यानी कि विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। इन इसके दो मीनिंग है। एक इक्वल ट्रीटमेंट, सबके साथ में समान व्यवहार होना चाहिए, किसी के साथ में भी असमान व्यवहार नहीं होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमने बात की थी
प्रिमर की क्लास में कि विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि कोई वर्ग समाज में ऐसा नहीं होना चाहिए जिसे प्रिविलेज मिला हो। अगर प्रिविलेज्ड क्लास सोसाइटी में कोई है, इसका मतलब वहां पे इक्वालिटी नहीं है। तो ये जनरल मीनिंग हो गया इक्वालिटी का। अब हम इसे फंडामेंटल राइट के तौर पे पढ़ेंगे। फंडामेंटल राइट के तौर पे पढ़ेंगे इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए आर्टिकल 14, पहले थोड़ा समझिएगा। आर्टिकल 14 साधारण समानता की बात करता है। साथ साथ सब कुछ लिखते चलिएगा। आर्टिकल 14 साधारण समानता की बात करता है, जनरल इक्वालिटी की बात करता है। आर्टिकल 15 से 18, आर्टिकल 15 से 18 विशिष्ट समानता की बात करता है। विशिष्ट समानता की बात करता है। विशिष्ट समानता का मतलब स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करता है। हम इन आर्टिकल 14 से 18 को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग दैट आर्टिकल 14 talks about general equality and article 15 to 18 talks about specific equality। यानी कि आर्टिकल 14 एक वृक्ष के समान है और आर्टिकल 15 से 18 उसकी ब्रांचेस हैं, यानी कि आर्टिकल 14 एक पेड़ के समान है, एक ट्री के समान है, और आर्टिकल 15 से 18 उस वृक्ष की शाखाएं हैं, उस वृक्ष की ब्रांचेस हैं। आर्टिकल 14 में किसी भी तरह की विशिष्टता की बात नहीं की गई है, किसी भी तरह की विशिष्ट बात नहीं की गई है। और आर्टिकल 15 से 18 में सारे आर्टिकल्स में, इवन 15 में, 16 में, 17 में और 18 में विशिष्ट बात की गई है, स्पेसिफिक बात की गई है। अब हम लोग बात करेंगे आर्टिकल 14 पर। सुनिएगा आराम से। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि, मैं यहां पर कीवर्ड्स लिखूंगा, बाकी आर्टिकल तो आपको मिल ही जाएगा। आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य किसी भी पर्सन के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी व्यक्ति के साथ भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर, आर्टिकल 14 में कहा गया है कि राज्य, स्टेट, किसी भी व्यक्ति के साथ भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी पर्सन, द स्टेट शैल नॉट डिप्राइव एनी पर्सन फ्रॉम इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों के समान संरक्षण से राज्य किसी भी व्यक्ति को, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को वंचित नहीं करेगा। यानी कि इस पूरे आर्टिकल 14 में 3 वाक्य, एक तो शब्द है पर्सन, इसे एक्सप्लेन करना है अभी। दूसरे नंबर पे 2 वाक्यांश आपको समझने होंगे आर्टिकल 14 में। पहला वाक्यांश है विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ, और दूसरा वाक्यांश है विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। तो पहले मैं पर्सन को एक्सप्लेन करूंगा, फिर इन दोनों वाक्यांश को एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, पर्सन शब्द का मतलब यहाँ पर बहुत ब्रॉडर, यानी कि बहुत वाइडर पर्सपेक्टिव में लिया गया है पर्सन का। पर्सन में 2 लोग आएंगे, एक आएंगे नेचुरल पर्सन, साथ साथ चार्ट बनाइएगा। नेचुरल पर्सन, नैसर्गिक व्यक्ति, नैसर्गिक व्यक्ति। एक आएंगे लीगल पर्सन, लीगल पर्सन। पर्सन शब्द के अंतर्गत नेचुरल पर्सन और लीगल पर्सन। नेचुरल पर्सन का मतलब आप जानते ही हो, सांस लेने वाले प्राणी, हम जैसे लोग। और लीगल पर्सन का मतलब होता है जिनका जन्म किसी कानून के माध्यम से हुआ है, जैसे कंपनीज एक्ट के तहत इनका जन्म होता है। तो कंपनी हो गई, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गई, बैंक्स हो गए, तो लीगल पर्सन माने जाते हैं। उसके बाद में अब नेचुरल पर्सन में 2 होंगे, एक होगा सिटीजन
नागरिक, एक होगा फॉरेनर, विदेशी। नेचुरल पर्सन में एक होगा सिटीजन, एक होगा फॉरेनर। सिटीजन का मतलब होगा उस देश का रहने वाला व्यक्ति, नागरिक। फॉरेनर का मतलब होगा विदेशी। जो भारत की बात करें तो भारत में जो प्रेजेंट टाइम में मौजूद है। अब ये फॉरेनर फिर दो तरीके के होंगे, इनका जो क्लासिफिकेशन होगा फॉरेनर का, पहला होगा एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी। एलियन एनिमी, इसको विदेशी बोलेंगे, फॉरेनर को विदेशी। विदेशी मित्र, विदेशी शत्रु। अगर इंडिया ने, राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया कि भारत का इस कंट्री के साथ में वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो उस देश का जो नागरिक होगा उसे कहा जाएगा एलियन एनिमी। वो हमारा शत्रु यानी कि विदेशी शत्रु होगा। और अगर किसी देश के साथ मित्रता के संबंध है, फ्रेंडली रिलेशंस है, तो वहां का जो नागरिक होगा वो होगा एलियन फ्रेंड यानी कि विदेशी मित्र। ये आपका पर्सन का पूरा चार्ट बना हुआ है कि ये पर्सन, अब ये आपका सारे जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये सब में यूजफुल होगा। एक चीज और समझ लीजिएगा कि यहाँ पे कुछ राइट्स ऐसे हैं हमारे यहाँ फंडामेंटल, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो पर्सन को मिले हुए हैं। अगर पर्सन को कोई राइट मिल गया तो सबको मिल जाएगा। फिर तो अगर पर्सन को कोई राइट मिल गया तो पर्सन में तो सभी कुछ शामिल है, तो सबको मिल जाएगा। और कुछ राइट ऐसे हैं जो केवल सिटीजन्स को मिले हुए हैं, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं, सिर्फ सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो हमें ये देखना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट पर्सन को मिले हुए हैं और कौन कौन से फंडामेंटल राइट सिटीजन्स को मिले हुए हैं। तो लिख लीजिएगा सिटीजन के नीचे आर्टिकल 15, आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। जो सिटीजन को मिले हैं फंडामेंटल राइट्स उनके लिस्ट लिख लीजिएगा। आपको मैं पहले लिखवा दे रहा हूं क्योंकि उसके बाद तो डिस्कशन होगा ही। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 राइट्स ऐसे हैं जो केवल नागरिकों को मिले हुए हैं। उसके बाद जैसे आर्टिकल 14 पर्सन को मिला हुआ है, आर्टिकल 21 पर्सन को मिला हुआ है, आर्टिकल 22 पर्सन को मिला हुआ है। तो इन आर्टिकल्स को छोड़ के बाकी जितने भी आर्टिकल्स हैं वो सारे फंडामेंटल राइट्स, इन फंडामेंटल राइट्स को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो व्यक्ति को मिले हुए हैं, पर्सन को मिले हुए हैं। और अगर पर्सन शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है तो पर्सन को मिलने का मतलब हो गया कि फिर वो सबको मिले हुए हैं। इतना आपको समझ में आ गया। अब मैंने आर्टिकल 14 में पर्सन शब्द को एक्सप्लेन किया। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि जो 2 वाक्यांश हैं और इन्हीं में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है, तो जरा उसको समझिएगा और उसके साथ में एक थ्योरी भी डिस्कस करेंगे, उसको भी समझिएगा। देखिए, एक कॉन्सेप्ट होता है रूल ऑफ लॉ का। कॉपी पे हेडिंग बना लीजिएगा, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। ये जो रूल ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट डाइसी ने दिया था। किसने दिया था? डाइसी ने दिया था। और डाइसी कहाँ का था? डाइसी ब्रिटेन का फिलोसफर था। डाइसी ब्रिटेन का फिलोसफर था। डाइसी ने कॉन्सेप्ट दिया था रूल ऑफ लॉ। उसने कहा था कि डेमोक्रेटिक कंट्री में, लोकतांत्रिक देश में व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए बल्कि विधि का शासन होना चाहिए। विधि के शासन का क्या मतलब होगा? यानी कि रूल किसका होगा? रूल लॉ का होना चाहिए। रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए।
रूल ऑफ मैन नहीं होना चाहिए बल्कि रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। और लॉ बनाता कौन है? लॉ बनाती है हमारी पार्लियामेंट, जो कि निर्वाचित संस्था है, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित लोकसभा और जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित यानी कि इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया राज्यसभा। तो दोनों सदन, हमारे भारत के दोनों सदन जो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो दोनों सदन हैं, दोनों ही सदन हमारे यहाँ इलेक्टेड बॉडी है, निर्वाचित संस्था है। और जो संप्रभुता है, जो सॉवरेनिटी है, वो भारत की जनता में निहित है, वो भारत की जनता में वेस्टेड है। इसका मतलब ये हो गया कि जो लॉ है उसके पीछे जो सैंक्शन है, हमने कल आपको बताया था कि लॉ को क्यों मानना पड़ेगा, लॉ अगर नहीं मानेंगे तो पनिश किया जाएगा। लॉ के पीछे जो सैंक्शन है, वो सैंक्शन कितनी है? वो सैंक्शन है विल ऑफ द पीपल, विल ऑफ द, जैसे कल हम लोग ने डिस्कस किया था। इसी तरीके से कानून के पीछे जो मान्यता है, कानून ताकतवर कैसे हो रहा है, एनफोर्सेबल कैसे हो रहा है, क्योंकि कानून के पीछे किस चीज की सैंक्शन मिली हुई है? लोगों की ताकत है, यानी कि विल ऑफ द पीपल है यहाँ पे। अब आता है रूल ऑफ लॉ। तो उन्होंने, डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को कैसे समझाया था? डाइसी ने कहा था, नंबर 1, डाइसी ने रूल ऑफ लॉ को 3 पॉइंट के माध्यम से समझाया था। डाइसी ने कहा था कि रूल ऑफ लॉ का सिंपल मीनिंग होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, विधि की सर्वोच्चता। आप जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो लिख लीजिएगा, विधि की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का पहला सबसे इंपॉर्टेंट मीनिंग होता है सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, यानी कि कानून सर्वोच्च होगा, व्यक्ति सर्वोच्च नहीं होगा, व्यक्ति की सर्वोच्चता नहीं होगी, कानून की सर्वोच्चता होगी, ये लॉ सुप्रीम होगा। सेकंड नंबर पे डाइसी ने कहा था रूल ऑफ लॉ में इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इसको हिंदी में लिखते हैं विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता। अभी डिस्कस करेंगे यही पॉइंट, विधि के समक्ष समता। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब होता है विधि के समक्ष समता। और तीसरे नंबर पे डाइसी ने जो रूल ऑफ लॉ का मीनिंग बोला था, तीसरे नंबर पे कहा था कि संविधान, संविधान, संविधान या अधिकार संसद का प्रतिफल है, संसद का प्रतिफल है। कॉन्स्टिट्यूशन इज द रिजल्ट ऑफ पार्लियामेंट, संविधान या अधिकार संसद का प्रतिफल है। संसद का प्रतिफल का मतलब होगा कि जो ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन है वो ब्रिटेन की पार्लियामेंट का रिजल्ट है। भारत में जब रूल ऑफ लॉ की बात की गई, क्योंकि इंडिया में भी रूल ऑफ लॉ होगा, डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो भारत में ये देखा गया कि जो डाइसी ने रूल ऑफ लॉ दिया था, उस रूल ऑफ लॉ में पहला मीनिंग तो इंडिया में है, दूसरा मीनिंग भी इंडिया में है, लेकिन जो तीसरा मीनिंग है ये भारत के संदर्भ में लागू नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि भारत में जो संसद है वो संविधान का प्रतिफल है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन से संसद का जन्म हुआ है, ना कि हमारा संसद ने कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म किया है। मगर ब्रिटेन में क्या है, आप जानते ही हो कि ब्रिटेन में संसद की सर्वोच्चता का सिद्धांत है, ब्रिटेन की पार्लियामेंट सुप्रीम मानी जाती है, और पार्लियामेंट अगर कोई भी लॉ बना देगी, कोई भी राइट्स दे देगी लोगों को, तो कहा जाता है कि वहां का संविधान या वहां के अधिकार ब्रिटेन की संसद का प्रतिफल है, ब्रिटेन की संसद का प्रतिफल है। तो जो तीसरी बात है ये इंडियन कंटेक्स्ट में लागू नहीं होगी। भारतीय संदर्भ में अगर आप बात करेंगे तो केवल दो चीजें लागू हो सकती हैं, एक सुप्रीमेसी ऑफ लॉ और दूसरा इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता। तो ये है डाइसी का रूल ऑफ लॉ। अब देखिए, अगर मैं आर्टिकल 14 की बात करूं तो आर्टिकल 14 में मैंने भी आपसे बताया था कि 3 ऐसी चीजें हैं जिन्हें हमें याद रखना होगा।
एक तो था पर्सन, व्यक्ति, वो मैंने डिस्कस कर दिया। उसके बाद मैंने कहा था कि आर्टिकल 14 में 2 वाक्यांश हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो एक वाक्यांश उसमें था इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, और दूसरा वाक्यांश था इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण। तो जो पहला वाला है विधि के समक्ष समता, वो कहाँ से हमें मिल रहा है? वो हमें रूल ऑफ लॉ के दूसरे पॉइंट से मिल रहा है। यानी कि भारत में जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ ऑलरेडी डाइसी ने रूल ऑफ लॉ के दूसरे पॉइंट में शामिल किया हुआ था। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से निकल के आ रही है? रूल ऑफ लॉ से निकल के आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि रूल ऑफ लॉ आर्टिकल 14 के माध्यम से स्थापित होता है। ठीक, अब मैं इसी पर डिस्कशन करूंगा इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है, फिर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का क्या मतलब होता है, दोनों को समझिए। देखिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पहला वाक्यांश है ये आर्टिकल 14 में। इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में नंबर 1, ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजों ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। नंबर 2, नेगेटिव सेंस में बात करता है, नेगेटिव सेंस में बात करता है। इक्वालिटी बिफोर लॉ, विधि के समक्ष समता, समक्ष का मतलब होता है सामने, यानी कानून के सामने सारे लोग बराबर होंगे, कानून के सामने सारे लोग बराबर होंगे। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ कहां से? ये ब्रिटिश, आप जानते ही हो, अभी मैंने बताया रूल ऑफ लॉ का सेकंड पॉइंट है ये, तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। निगेटिव सेंस में बात करता है, और क्या निगेटिव सेंस में बात करता है? ये कहता है नो पर्सन या नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। इसका मतलब क्या होगा? कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, यानी कि नो मैन इज अबव द लॉ। अगर किसी व्यक्ति ने समाज में, अगर किसी कांस्टेबल के ऊपर इंडियन पीनल कोड लागू होती है, तो भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर भी इंडियन पीनल कोड लागू होगी। अगर एक कांस्टेबल, अगर एक छोटा आदमी समाज का अगर कोई अपराध करता है, तो उसके लिए उसे जो सजा मिलेगी, वही सजा अगर प्रधानमंत्री कोई अपराध करेगा तो उसके लिए भी मिलेगी। यानी कि भारत में कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। ये है इक्वालिटी बिफोर लॉ। अब चूंकि नो से स्टार्ट हुआ है, नो मैन इज अबव द लॉ, भारत में कानून से ऊपर कोई भी व्यक्ति नहीं है, इसका मतलब नहीं शब्द यहां पर ज्यादा इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा है, इसलिए कहा जाता है कि ये नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। दूसरे नंबर पे इक्वालिटी बिफोर लॉ दूसरे नंबर पे क्या बोलता है? ये बोलता है कि अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास, विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। सेकेंड पॉइंट लिखिए, विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। किसी भी व्यक्ति को इम्यूनिटी, किसी भी व्यक्ति को प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। अब्सेंस ऑफ प्रिविलेज्ड क्लास यानी कि विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ में हमने देखा नो मैन इज अबव द लॉ, कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। सेकेंड नंबर पे देखा कि विशेषाधिकार वर्ग की अनुपस्थिति, यानी कि जो प्रिविलेज्ड क्लास है सोसाइटी में, वो प्रिविलेज्ड क्लास सोसाइटी में प्रिवेल नहीं करना चाहिए, वो प्रिविलेज्ड क्लास अब्सेंट होना चाहिए सोसाइटी में, तभी हम कह पाएंगे कि सोसाइटी में इक्वालिटी बिफोर लॉ है। आप समझ गए होंगे इक्वालिटी बिफोर लॉ का क्या मतलब होता है, यानी कानून के सामने सब बराबर हैं। और ये ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है, नेगेटिव कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि ये मेन लाइन बोल रहा है नो मैन इज अबव द लॉ, यानी कि अ पर्सन कैन ओनली बी पनिश्ड इफ ही और शी वायलेट्स द लॉ। किसी भी व्यक्ति को दंड तभी दिया जाएगा जब उसने कानून तोड़ा होगा, बिना कानून तोड़े किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। नो मैन शैल बी पनिश्ड एक्सेप्ट अपॉन द वायलेशन ऑफ लॉ। अगर कोई व्यक्ति किसी कानून को तोड़ेगा तभी उसे पनिश किया जाएगा, अदरवाइज उसे पनिश नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल 14 के अंदर इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब है। तो ये एक वाक्यांश आपको समझ में आ गया होगा।
अब जो दूसरा वाक्यांश है, ये तो पहला वाक्यांश हो गया, आपने लिख भी लिया होगा साथ साथ। जो दूसरा वाक्यांश है वो है विधियों के समान संरक्षण। कॉपी पे लिखिए, विधियों के समान संरक्षण, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, विधियों के समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। अब इसको समझिएगा। नंबर 1, पहली बात, ये यूएसए का कॉन्सेप्ट है। ये वाक्यांश हमने अमेरिका से लिया। अमेरिका में भी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, मूल संविधान में नहीं था, बाद में जोड़ा गया था संशोधन करके। 14th अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन में, अमेरिका के यूएसए से लिया गया। दूसरे नंबर पे ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है, ये सकारात्मक संदर्भ में बात करेगा। और जो पहला वाला था इक्वालिटी बिफोर लॉ, वो नकारात्मक संदर्भ में बात कर रहा था। उसके बाद में इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का मतलब होता है कि कानून का जो संरक्षण है या लोगों की जो कानून तक पहुंच है वो सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अब मैं आपको यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं, जरा देखिएगा एक बार। सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं, समाज में जितने भी लोग होते हैं, वो हर इंसान की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है। सोसाइटी में जितने भी लोग होते हैं सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। कोई अमीर होता है तो कोई गरीब होता है, आय के आधार पर, इनकम के आधार पर। किसी के पास में संपदा या वेल्थ बहुत ज़्यादा होती है, किसी के पास में संपदा या वेल्थ होती ही नहीं है या ना के बराबर होती है। समाज में कुछ लोग एलीट होते हैं, कुछ लोग एलीट नहीं होते हैं। समाज में कुछ पढ़े लिखे होते हैं, कुछ नहीं पढ़े लिखे होते हैं। तो समाज में हर परिस्थिति, यानी कि इंसान की जो परिस्थिति है वो समाज में सबकी एक जैसी नहीं होती है। हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है। अगर हम कोई कानून बनाएं या संसद कोई लॉ बनाए और वो कानून भारत के हर नागरिक पर समान रूप से लागू कर दिया जाए, भारत के हर नागरिक पर वो कानून लागू कर दिया जाए, बिना उसकी परिस्थिति को देखे हुए भारत के हर व्यक्ति के ऊपर वो कानून लागू कर दिया जाए, बिना उसकी परिस्थिति, बिना उसके सर्कमस्टेंसेस को देखे हुए। सोचिए, अगर हम हर इंसान पर एक जैसा कानून लागू कर देंगे बिना उसकी परिस्थितियों को देखे हुए, तो ये समानता नहीं होगी, ये असमानता होगी, ये इनइक्वालिटी होगी। क्यों? क्योंकि जो लोग परिस्थिति, जिन लोगों की परिस्थिति अलग है, तो जो अलग परिस्थिति वाले लोग हैं उन पर अलग कानून लागू होना चाहिए, जो अलग परिस्थिति वाले लोग हैं उन पर अलग कानून लागू होना चाहिए। इस तरीके से सपोज करिए कि मुझे रेस लगवानी है, एक ट्रैक है, उस ट्रैक में एक हृष्ट पुष्ट आदमी खड़ा हुआ है दौड़ने के लिए, उस ट्रैक में एक महिला खड़ी हुई है, उस ट्रैक में एक हैंडीकैप खड़ा हुआ है, उस ट्रैक में एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ है। और हमने क्या किया, हमने एक लाइन खींची, हमने कहा जो 4 लोगों में जो पहले दौड़ जाएगा वो रेस जीत जाएगा। अब आप ध्यान से देखेंगे तो जो नियम हमने बनाया कि यहाँ से दौड़ेंगे और जो यहाँ पर पहुँचेगा वो जीत जाएगा, वो नियम जो मैंने बनाया उस नियम को 4 लोगों के ऊपर एक साथ लागू करा दिया। हमने ये सोचकर लागू कराया कि सबके लिए, हम सबके लिए एक जैसा लॉ बना रहे हैं, हमने वो कानून सबके लिए एक जैसा बनाया। आप मुझे ये बताइए, क्या वो कानून जो सबके लिए बनाया गया है, क्या वो समानता को ला रहा है या वो इनइक्वालिटी को ला रहा है? वो इनइक्वालिटी को लाएगा। क्यों? क्योंकि जो पुरुष, जो हृष्ट पुष्ट आदमी है, जो हेल्दी पर्सन है, उसको हेल्दी पर्सन लोगों के साथ दौड़ाना चाहिए। जो महिला है उसको महिलाओं के साथ दौड़ाना चाहिए। जो बच्चा है उसे बच्चों के साथ दौड़ाया जाना चाहिए, और जो हैंडीकैप है उसे हैंडीकैप के साथ दौड़ाया जाना चाहिए। यानी कि हमको क्या करना चाहिए, हमको क्लासिफिकेशन करना चाहिए, हमको वर्गीकरण करना चाहिए।
वर्गीकरण कैसे करेंगे? जो हम वर्गीकरण करेंगे, जो क्लासिफिकेशन करेंगे, वो क्लासिफिकेशन रीजनेबल होना चाहिए, वो क्लासिफिकेशन उचित होना चाहिए। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो जब इनकम टैक्स की मैं बात करूं तो जो भारत में इनकम टैक्स का पेमेंट किया जाता है कमाने वालों के द्वारा, तो इनकम टैक्स में सपोज करिए कि स्लैब बनी हुई है कि 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, 3 लाख से 5 लाख के बीच की इनकम पे 10% टैक्स पड़ेगा, और 5 लाख के ऊपर 8 लाख तक 20% पड़ेगा, और 8 लाख के ऊपर 30% पड़ेगा। तो ये स्लैब क्यों बनाई गई? क्यों नहीं हमने कह दिया कि जो 1 रुपया कमाएगा वो भी 5% का टैक्स देगा, और जो 1000 रुपये कमाएगा वो भी 5% का टैक्स देगा? हमने क्या किया? हमने वर्गीकरण किया, हमने क्लासिफिकेशन कर दिया किसके किसके बीच में, अमीर और गरीब के बीच में, ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वालों के बीच में। हमने क्या किया? हमने वर्गीकरण कर दिया। और ये वर्गीकरण कैसा है? ये वर्गीकरण युक्त है। युक्त का मतलब होता है रीजनेबल है, ये वर्गीकरण उचित है, इस वर्गीकरण को कोई भी नकार नहीं सकता। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये रीजनेबल क्लासिफिकेशन जो बना वो क्या था कि जो अमीर हैं उनसे ज्यादा टैक्स लिया जाएगा और जो गरीब हैं उनसे कम टैक्स लिया जाएगा। तो ये जो स्लैब का सिस्टम इंडिया में आया, ये भी तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन है, ये भी तो समानों में समानता की बात कर रहा है, ना कि असमानों में समानता की बात कर रहा है। अब सपोज करिए कि मैं एक क्लासिफिकेशन करता हूं धर्म के आधार पर, वो ये है कि जो हिंदू होगा वो कम टैक्स पे करेगा, जो मुस्लिम होगा वो ज्यादा टैक्स पे करेगा। आप देखिए यहाँ पे आपने जो वर्गीकरण किया, उस वर्गीकरण के बीच में आप किस चीज को ले आए? रिलीजन को ले आए। क्या आपको लगता है कि ये वर्गीकरण रीजनेबल होगा या युक्त या उचित होगा? आप बोलोगे ये जो वर्गीकरण किया गया है ये वर्गीकरण अनरीजनेबल होगा, ये वर्गीकरण मनमाना होगा, ये वर्गीकरण आर्बिट्रेरी होगा, और इस तरीके के वर्गीकरण को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये निकल के आया कि जो कानून बनाए जाते हैं वो कानून सारे लोगों के ऊपर समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। उन कानूनों को लागू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें वर्गीकरण करना पड़ेगा, हमें वर्ग बनाने होंगे, और वर्ग के बेसिस पे वो कानून लागू किया जाएगा। जैसे हमने रेस का एग्जांपल लिया था कि जो पुरुष हैं उसमें पुरुषों का एक वर्ग बनाओ, उनको दौड़ाओ, तो जो पुरुषों के लिए कानून बनेगा वो पुरुषों के ऊपर लागू होगा। महिलाओं के लिए एक वर्ग बनाओ, उसमें महिलाओं को दौड़ाओ, तो जो महिलाओं के लिए कानून बनेगा वो महिलाओं पर लागू होगा। छोटे बच्चों के लिए एक वर्ग बनाओ, उसमें केवल छोटे बच्चे ही दौड़ेंगे, और उसमें भी एज होनी चाहिए कि अगर क्लास 5 तक के बच्चे हैं तो क्लास 5 तक के बच्चे ही आएंगे। उनका वर्ग बनाओ, और जो नियम बनाओगे तो वो उनके ऊपर समान रूप से लागू करेगा। जो हैंडीकैप के साथ अगर आप रेस कराना चाहते हो तो हैंडीकैप का एक अलग से वर्ग बनाओ, उनके ऊपर अलग से कानून बनाओ। यानी कि हमें क्या करना होगा? हमें सोसाइटी में क्लासिफिकेशन करना होगा, वर्गीकरण करना होगा, और वर्गीकरण जो किया जाएगा ये वर्गीकरण कैसा होना चाहिए? ये वर्गीकरण रीजनेबल होना चाहिए, युक्त होना चाहिए, ये मनमाना नहीं होना चाहिए, ये आर्बिट्रेरी नहीं होना चाहिए। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो हम क्या करते हैं सोसाइटी में, जो अलग अलग परिस्थिति वाले लोग हैं उनको अलग कर देते हैं, और जो अलग परिस्थिति वाले लोग हैं उनको अलग कर देते हैं और उनके ऊपर कानून लागू करा देते हैं। जैसे रिजर्वेशन को आप ले लीजिए। रिजर्वेशन में हमने क्या किया? हमें पता था कि जो वंचित वर्ग है समाज की मेन स्ट्रीम से जो अलग रहा है, अलग थलग रहा है, जैसे शेड्यूल कास्ट हो गया, शेड्यूल ट्राइब हो गया, तो इस केस में हमने क्या किया? हमने उनके लिए कुछ अलग प्रावधान कर दिए। जैसे उनके केस में मेरिट भी कम जाएगी, उनके केस में एज रिलैक्सेशन दे दिया, उनके केस में जो फॉर्म की फीस होती है वो कम कर दी, और जो जनरल कैटेगरी है जो उसके लिए अलग मेरिट बनेगी, उसके लिए एज रिलैक्सेशन भी नहीं होगा, उसके लिए फॉर्म की फीस ज़्यादा होगी। तो हमने यहाँ पर क्या किया? हमने यहाँ पर समाज में क्या किया? वर्गीकरण कर दिया, और वर्गीकरण का ही रिजल्ट है कि हमारे समाज में 2 तरीके की कैटेगरी हो गई, एक रिजर्व कैटेगरी हो गई और एक अनरिजर्व कैटेगरी हो गई। तो रिजर्व कैटेगरी और अनरिजर्व कैटेगरी किस कारण से हुई? ये हुई है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ से। यानी कि जो एक जैसे हैं, अब मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूं, जो एक जैसे हैं उन पर एक जैसा कानून लागू कराओ, और जो एक जैसे हैं उन पर उनके जैसा कानून लागू कराओ। यानी कि समाज के हर व्यक्ति के ऊपर एक जैसा कानून लागू नहीं हो सकता। तो आर्टिकल 14 के ये जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है, इस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में ये कह सकते हैं कि इसमें अगर मैं कंक्लूजन निकालना चाहूं तो वो होगा इक्वालिटी अमंग इक्वल्स।
ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन में लिख रहा हूं, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, हिंदी में लिख लीजिएगा समानों में समानता, इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, समानों में समानता। समानों में समानता होनी चाहिए, असमानों में समानता नहीं होनी चाहिए। अगर असमानों में समानता हुई है, यानी कि इनइक्वालिटी में आप इक्वालिटी की बात करोगे, तो वो इनइक्वालिटी को ही बढ़ावा देगी, वो कभी भी इक्वालिटी को बढ़ावा नहीं देगी। मैंने भी आपको पूरा कॉन्सेप्ट बताया है कि हर इंसान की परिस्थिति अलग अलग होती है, तो हर इंसान के लिए एक जैसा कानून नहीं हो सकता। यानी कि हम हमेशा क्या देखेंगे, हम देखेंगे इक्वालिटी अमंग इक्वल्स, समानों में समानता की बात करेंगे, असमानों में समानता की बात नहीं करेंगे। एक इंग्लिश जूरिस्ट हैं जिन्हें हम एक तरीके से विधि शास्त्री कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है। उन्होंने एक लाइन बोली थी, उन्होंने कहा था, लिख लीजिएगा इस लाइन को, लाइक शुड बी ट्रीटेड like should be treated alike, like should be treated alike, like should be treated alike, but unlike should not be treated alike। ये बात जेनिंग्स ने कही थी। आप एकदम क्लियर हो जाएगा आपका, लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, हिंदी में जो एक जैसे हैं उनके साथ वैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, जो एक जैसे नहीं हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। फिर से मैं बोल देता हूं, जो एक जैसे हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, जो एक जैसे नहीं हैं उनके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। ये लाइक शुड बी ट्रीटेड अलाइक बट अनलाइक शुड नॉट बी ट्रीटेड अलाइक, ये बात कही थी आइवोर जेनिंग्स ने। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जब व्याख्या करी थी आर्टिकल 14 की, तो सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था, उसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन। रीजनेबल क्लासिफिकेशन, प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल क्लासिफिकेशन, और ये आया था चिरंजीत लाल के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धांत दिया था युक्त या उचित वर्गीकरण का सिद्धांत, उचित वर्गीकरण का सिद्धांत। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हम वर्ग आधारित विधान, यानी कि वर्ग आधारित विधान, वर्ग विधान को परमिशन नहीं देंगे। वर्ग के आधार पर आप विधान नहीं बना सकते, लॉ नहीं बना सकते। यानी इंग्लिश में कहा जाता है वर्ग विधान को क्लास लेजिस्लेशन। आप वर्ग के आधार पर विधान नहीं बना सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वर्ग विधान यानी कि क्लास लेजिस्लेशन इज फॉरबिडन, इज प्रोहिबिटेड, बट हम उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की परमिशन देते हैं, उचित वर्गीकरण के सिद्धांत की परमिशन देते हैं। और जब भारत में, मैं आपको थोड़ा सा करंट से रिलेट करता हूं, जब भारत में CAA, जो कभी कैब था, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, अभी देखा होगा आपने, इसका जबरदस्त विरोध हुआ था, नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA। तो इसमें जब CAA पर बहस हो रही थी, तो कपिल सिब्बल ने, जो सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर भी हैं, उन्होंने कहा था कि धर्म के आधार पर, रिलीजन के आधार पर
रिलीजन के आधार पर मुस्लिम्स को छोड़कर बाकी सबको भारत की नागरिकता दी जा रही है, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आए हैं। उसमें जो बांग्लादेश और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से जो मुस्लिम्स हैं, उनको, जो लोग आ चुके हैं उनको क्या किया जाएगा, उन्हें वापस किया जाएगा, बाकी सबको रोक लिया जाएगा। तो कपिल सिब्बल ने कहा था, आप उसकी कभी भी डिबेट देखिएगा, कपिल सिब्बल ने कहा था कि CAA आर्टिकल 14 का उल्लंघन कर रहा है, समानता के अधिकार का उल्लंघन कर रहा है। तो इसका जवाब अमित शाह ने दिया था। उन्होंने कहा था कि ये समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कर रहा है, बल्कि ये अपने आप में युक्त वर्गीकरण कर रहा है। युक्त वर्गीकरण का मतलब किस आधार पर हम मुस्लिम्स को भारत में आने से मना कर रहे हैं, या जो आ गए हैं उन्हें वापस जाना पड़ रहा है और बाकी लोगों को रोक रहे हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये जो वर्गीकरण का आधार यहाँ पर बताया गया है, वो वर्गीकरण का आधार बताया गया था कि जिन माइनॉरिटीज का, यानी कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है, क्योंकि तीनों देश रिलीजियस कंट्रीज हैं, धार्मिक देश हैं, तो वहां पर इस माइनॉरिटी का शोषण बहुत ज्यादा हो रहा है। भारत एक सेकुलर कंट्री है, यहाँ की माइनॉरिटी वहाँ की माइनॉरिटी से तो ज्यादा ही स्ट्रांग है। तो ये कहा गया था कि भारत में उस आने पर, मतलब जब वो लोग आ गए हैं, जब वो वापस भेजे जाएंगे, तो उसमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध वगैरह को रोक लिया जाएगा, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले आ गए हैं, और जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको वापस किया जाएगा। तो अमित शाह ने बोला था कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम यहाँ पर इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट अप्लाई कर रहे हैं, यानी समानों में समानता की बात की जा रही है। क्योंकि मुस्लिम्स को आप एक तरफ कर दीजिए और जो हिंदू हैं और सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, उनको आप एक तरफ कर दीजिए। तो हमने क्या किया, हमने वर्गीकरण कर लिया, और वर्गीकरण का आधार क्या बनाया कि वो जो माइनॉरिटी वहां से भागकर इंडिया में आई है, वो प्रताड़ित माइनॉरिटी नहीं है, लेकिन जो माइनॉरिटी वहां से भाग के भारत में आई है, जैसे हिंदू हो गए, सिख, जैन हो गए, वो प्रताड़ित माइनॉरिटी है। उसके आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं, और वर्गीकरण अगर वर्गीकरण कर रहे हैं तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं माना जाएगा। ये अमित शाह का तर्क था। तो मैंने आपको केवल एक एप्लीकेशन बताने की कोशिश करी है। रीजनेबल क्लासिफिकेशन का क्या मतलब होता है? रीजनेबल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है युक्त वर्गीकरण, यानी कि अगर हमें, क्योंकि समाज में हर व्यक्ति की परिस्थिति एक जैसी नहीं होती है, हमें क्या करना होगा, हमें हर व्यक्ति की परिस्थिति के अकॉर्डिंग हमें क्या करना होगा, हमें कानून बनाना होगा। और वो कानून सारे लोगों पर लागू नहीं किया जा सकता, वो कानून केवल समान लोगों पर लागू किया जाएगा। यानी कि अगर हम समानता की बात करेंगे तो वो समानों में समानता की बात करेंगे, ना कि असमानों में समानता की बात की जाएगी। इसलिए रीजनेबल क्लासिफिकेशन का जो प्रिंसिपल था, ये सुप्रीम कोर्ट ने चिरंजीत लाल के केस में दिया था, और आज तक कई सारे कानून जो भारत में बने हैं वो रीजनेबल क्लासिफिकेशन के आधार पर ही बने हैं। क्योंकि आर्टिकल 14 साफ साफ कहता है कि हर व्यक्ति की कानून तक पहुंच बराबर होनी चाहिए, मगर ऐसा संभव नहीं है कि अगर सोसाइटी में एक जैसे लोग हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर सोसाइटी में हर इंसान की परिस्थिति अलग है तो उस केस में परिस्थिति के अकॉर्डिंग कानून बनाया जाएगा, और परिस्थिति के अकॉर्डिंग जो समान लोग हैं, जो इक्वल्स हैं, उनके ऊपर वो कानून लागू किया जाएगा, जो अनइक्वल हैं उनके लिए अलग कानून बनाया जाएगा। तो ये होता है आपका इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली CAA के साथ लिंक किया, हालांकि हम लोग कवर भी करेंगे इस CAA के बारे में। तो आपको केवल एप्लीकेशन बताया है कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एप्लीकेशन क्या होता है। आप अगर ध्यान दें तो रिजर्वेशन भी तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एक एग्जाम्पल है। और जो स्लैब सिस्टम चलता है इनकम टैक्स में कि इतने रुपए तक कोई इनकम नहीं पड़ेगी, इतने रुपए तक इनकम टैक्स देना पड़ेगा, तो स्लैब सिस्टम भी एक तरीके से रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल है। और जो CAA आया था वो भी रीजनेबल क्लासिफिकेशन का एग्जाम्पल था। उसके बाद में ये दो वाक्यांश आपने समझ लिए। उसके बाद में अब बात उठती है कि क्या इक्वालिटी का प्रिंसिपल, क्या समानता कि कोई अपवाद है भारत में, या समानता एब्सोल्यूट वे में भारत में दिखाई पड़ती है? क्या इक्वालिटी, क्या समानता आत्यंतिक रूप में है, या इस समानता के कोई अपवाद भी हैं? तो ऐसा नहीं है, समानता के अपवाद भी हैं। इनमें सबसे पहला अपवाद आता है राष्ट्रपति और गवर्नर, आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 आगे चल के पढ़ेंगे भी आप कि
राष्ट्रपति या गवर्नर के खिलाफ जब तक वो अपने पद पे हैं कोई भी क्रिमिनल कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती, किसी भी न्यायालय से गिरफ्तारी वारंट जारी नहीं हो सकता। ये अपने पद से संबंधित अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो उन्हें उसके लिए किसी भी न्यायालय में उत्तरदायी यानी रिस्पॉन्सिबल नहीं बनाया जा सकता। इनके खिलाफ केवल सिविल प्रोसीडिंग चालू की जा सकती है, सिविल कार्रवाई चालू की जा सकती है, मगर वो भी 2 महीने का रिटन नोटिस देने के बाद में। यानी कि पहले नोटिस दो, 2 महीने का पीरियड होगा, उसके बाद कार्रवाई शुरू की जा सकती है। बाकी आपराधिक कार्रवाई इनके ऊपर नहीं शुरू हो सकती जब तक ये अपने पद पे बने हुए। तो ये समानता का उल्लंघन दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है। हम अगर कोई क्रिमिनल अपराध कर देंगे, कोई ऑफेंस कर देंगे तो हम तुरंत लायबल हो जाएंगे पनिशमेंट के लिए, मगर अगर ये कोई अपराध, इनसे कोई अपराध हो जाता है और ये अपने पद पे बने हुए हैं तो ये तब तक इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो सकती जब तक ये अपने पद पे बने हुए हैं। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो अपवाद हो गया। सेकेंड नंबर पे देखिएगा, फॉरेन डिप्लोमेट्स या राजदूत लिख लीजिएगा, विदेशी राजदूत, इसको कभी कभी एम्बेसडर भी कहा जाता है। विदेशी राजदूत या एम्बेसडर, ये अगर भारत में है, अमेरिका का, आप दिल्ली में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एम्बेसी मिलेंगी, तो वहाँ पे मान लीजिए यूएस एम्बेसी है कोई, या सपोज करिए कि जो यूएस एम्बेसी में व्यक्ति है उसने भारत में कोई अपराध कर दिया, तो भारत में ये यहाँ पर एक कन्वेंशन हुआ था पूरे विश्व का, ट्रीटी साइन हुई थी कि भारत में उसके ऊपर कोई भी मुकदमा नहीं चलाया जाएगा, उसको उसके देश भेज दिया जाएगा, उसके देश में उसके ऊपर मुकदमा चलेगा। तो तीसरे नंबर पे आपको कल मैंने बताया था आर्टिकल 31A, 31B और 31C, याद करिए 31A, 31B और 31C, इसमें भी अपवाद है, इसमें भी आर्टिकल 14 का। उसके बाद में चौथे नंबर पे आर्टिकल 105, ये सब डिस्कस होगा, और आर्टिकल 194 मैं केवल बता देता हूँ 105 में क्या है। आर्टिकल 105 में संसदीय विशेषाधिकारों के बारे में बात की गई है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के बारे में बात की गई है। जो सदन के सदस्य होते हैं उनको भी विशेषाधिकार, वो खास होते हैं, वो आम नहीं होते हैं, वो खास होते हैं, उनको आर्टिकल 105 में कुछ विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और जो राज्य विधानमंडल के सदस्य होते हैं यानी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर, उनको आर्टिकल 194 में विशेषताएं या ये कहिए विशेषाधिकार मिले हुए हैं। और ये जो विशेषाधिकार संसद के सदस्यों को, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को, और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को यानी मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर को जो विशेषाधिकार मिले हुए हैं, ये विशेषाधिकार आम नागरिक को नहीं मिले हुए हैं। इसलिए कहा जाता है कि ये दोनों आर्टिकल्स आर्टिकल 14 का उल्लंघन करते हैं। उसके बाद में एक आर्टिकल आता है आर्टिकल 361A। आर्टिकल 361A ये कभी और भी डिस्कस होगा। इसमें कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति संसद की कार्यवाही का, अगर कोई भी व्यक्ति संसद की कार्यवाही का सत्य प्रकाशन करता है, सत्य प्रकाशन का मतलब होता है कि बिल्कुल सही न्यूज छापता है, तो उस केस में उसके ऊपर कोई भी क्रिमिनल कार्यवाही नहीं की जा सकती। आर्टिकल 361A ये बाद में जोड़ा गया था कॉन्स्टिट्यूशन में। उसके बाद में आपका ये पॉइंट है कि जहाँ जिन में समानता का उल्लंघन या समानता के अपवाद देखने को मिलते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। बाकी जो आर्टिकल्स हैं वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आर्टिकल्स को लेकर आप लोग पैनिक मत होइएगा। हर एक आर्टिकल पे डिटेल में डिस्कशन होगा तो वो आपको वैसे भी याद ही हो जाएगा। यहाँ पे हमने केवल उसका रेफरेंस दिया है कि ये वो आर्टिकल्स हैं। तो ये आपका आर्टिकल 14 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आर्टिकल आता है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15, 16, 17, 18 ये विशिष्ट समानता की बात करते हैं, स्पेसिफिक इक्वालिटी की बात करते हैं। तो देखिए मैं एक काम करता हूँ, एक स्ट्रक्चर बना देता हूँ, आप लोग साथ साथ बनाइएगा, उसी स्ट्रक्चर में हम लोग डिस्कशन कर लेंगे। आर्टिकल 15 के अंदर लिखिए, जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखिएगा, 15 का 1 और 15 का 2। उसके बाद में यहाँ पे अपवाद, इन दोनों के अपवाद भी हैं। आर्टिकल 15 का 3, आर्टिकल 15 का 4, आर्टिकल 15 का 5, आर्टिकल 15 का 6। ये एक छोटा सा चार्ट है,
ताकि आपको अंदर के आर्टिकल्स में कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। 15 का 3, 15 का 4, 15 का 5, 15 का 6। देखिए 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3 ये मूल संविधान में थे। 15 का 4 जोड़ा गया था, लिख लीजिएगा, फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था जो 1951 में हुई थी। उसके बाद में 15 का 5 पेपर में आ चुका है, 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था 2005 में। और 15 का 6 103rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया 2019 में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 15 की बात करें तो 15 का 1, 15 का 2, 15 का 3 ये मूल संविधान में थे। 15 का 4 पहले कॉन्स्टिट्यूशन में जोड़ा गया 1951 में। 15 का 5 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था और 15 का 6 103वें संशोधन से जोड़ा गया था। आइए फटाफट से हम लोग डिस्कशन करते हैं क्या है ये। मैं अब यहाँ लिखना संभव नहीं है कि इनके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। आप लोग अगर लिख पाए तेज तेज तो लिख लीजिएगा, नहीं कोई भी बुक में आप अगर आप देखेंगे तो आपको बुक में वो आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 15 का जो पहला है वो कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ में, यानी शब्द इंपॉर्टेंट है सिटीजन, किसी भी नागरिक के साथ में 5 आधारों पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसके द्वारा? राज्य के द्वारा। स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द फॉलोइंग 5 ग्राउंड्स अगेंस्ट एनी सिटीजन। राज्य किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं करेगा। किन आधारों पर? 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। 5 आधारों में जो सबसे पहला है वो है रिलीजन, फिर है रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन का मतलब धर्म हो गया, रिलीजन का मतलब धर्म हो गया, रेस नस्ल, कास्ट जाति, सेक्स का मतलब लिंग हो गया और जन्म स्थान प्लेस ऑफ बर्थ। रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। राज्य इन 5 आधारों पर किसी भी नागरिक के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। याद रखिएगा आर्टिकल 15 नागरिकों को मिला हुआ अधिकार है। मैंने पहले भी बताया था व्यक्तियों को नहीं मिला हुआ है, केवल भारत के नागरिकों को मिला हुआ है। यह आर्टिकल 15 का पहला हो गया। आर्टिकल 15 का दूसरा कहता है कि इन्हीं 5 आधारों पर जो ऊपर लिखे हुए हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इन्हीं 5 आधारों पर जो सार्वजनिक स्थान हैं, जैसे पब्लिक प्लेसेस हैं, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, सार्वजनिक नल हो गए पानी के लिए, उसके बाद में सार्वजनिक कुएं हो गए, सार्वजनिक तालाब हो गए, जो सरकार के द्वारा पोषित हैं, यानी कि गवर्नमेंट ने फाइनेंस किया है उनको, तो जो सार्वजनिक भोजनालय हो गए, जो सार्वजनिक होटल्स हो गए, जिसे सरकार ने फाइनेंस किया है, तो उनमें इन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को जाने से रोका नहीं जाएगा। लेकिन अगर कोई भी व्यक्ति ने अपने पैसे से किसी कुएं का निर्माण किया या तालाब का निर्माण किया और वो कुआं या तालाब उस व्यक्ति के घर के अंदर है, तो ऐसे मामले में ध्यान रखिएगा, ऐसे मामले में अगर वो व्यक्ति चाहे तो उन 5 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को कुएं से पानी लेने से, तालाब में पानी लेने से या नहाने से रोक सकता है। वो तभी रोक सकता है जब उस व्यक्ति के द्वारा वो कुआं या तालाब खुद बनवाया गया होगा, उसके फंड से बना होगा, सरकारी फंड से नहीं बना होगा। यानी आर्टिकल 15 का 1, ध्यान से सुनिएगा, 15 का 1 5 आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन करने को मना करता है। और किसको मना करता है? स्टेट को। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन 5 आधारों पर नहीं करेगा। उसके बाद में 15 के 2 में कहा गया ये प्राइवेट पर्सन्स के लिए है, क्योंकि निजी व्यक्तियों के लिए भी यहाँ पर शामिल होगा। निजी व्यक्ति भी किसी भी व्यक्ति के साथ में इन 5 आधारों पर भेदभाव नहीं करेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, अगर वो कुआं या तालाब उसके खुद के पैसे से बना हुआ है तो 5 आधारों पर वो रोक सकता है। अब ये तो 15 और 2, 15 का 1 और 15 का 2, ये दोनों जनरल आर्टिकल्स थे। जनरल का मतलब साधारण आर्टिकल्स थे। अब आप इनके अपवाद देखेंगे। अपवाद का मतलब ऊपर मना किया गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप 15 के 3 में देखेंगे लिंग के आधार पर ही भेदभाव किया जाएगा।
ऊपर मना किया गया है कि जाति या धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। आप 15 का 4 और 15 का 5 देखेंगे, जाति के आधार पर भेदभाव किया गया है। उसके बाद में 15 के 6 में जो सवर्णों को जो ऊंची कास्ट के लोगों को रिजर्वेशन दिया गया है आर्टिकल 103rd अमेंडमेंट के माध्यम से 2019 में, वो 15 के 6 में ऐड किया गया। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपवाद क्या क्या होते हैं आर्टिकल 15 के। तो 15 का 3 कहता है कि राज्य महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष कानून बना सकता है, यानी कि स्टेट को महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष कानून बनाने से कोई नहीं रोकेगा। यानी इसमें कौन कौन है? विमेन्स, महिलाएं और बच्चे, यानी महिलाओं और बच्चों के फेवर में स्टेट लॉ बना सकती है। और आप अगर ध्यान से देखेंगे तो देयर आर सो मेनी लॉस प्रिवेलिंग इन द कंट्री जो महिलाओं और बच्चों के लिए बनाए गए हैं। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो आपने देखा होगा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, दहेज प्रतिषेध अधिनियम हो गया। उसके बाद में आपने देखा होगा चाइल्ड राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है। उसके बाद में महिला आयोग बना हुआ है। ये सब क्या है? मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, मातृत्व लाभ अधिनियम। अगर कोई महिला जॉब कर रही है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे छुट्टी मिलेंगी, प्लस उसको कुछ फायदे पैसों में भी मिलेंगे। तो वो महिलाओं के फेवर में, बच्चों के फेवर में भी कई सारे कानून भारत में बने हैं। तो आर्टिकल 15 का 3 परमिट्स द स्टेट टू मेक स्पेशल लॉ विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। और अगर मैं इसकी एग्जैक्ट भाषा बोलूँ जो संविधान में लिखी हुई है, तो इसकी स्टार्टिंग होती है नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी लॉ विद रिस्पेक्ट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन। राज्य को कोई भी बात महिलाओं और बच्चों के पक्ष में विशेष कानून बनाने से नहीं रोकेगी। इसका मतलब ऊपर कहा गया है कि लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, और 15 का 3 लिंग के आधार पर ही भेदभाव कर रहा है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे भेदभाव नहीं कहेंगे हम। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते कि डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, महिलाओं के पक्ष में भेदभाव कर रहा है। हम यहाँ पर बोलेंगे कि यहाँ पर रीजनेबल क्लासिफिकेशन का सिद्धांत लागू किया गया है। जो अभी हमने आर्टिकल 14 में पढ़ा था कि आप खुद सोच के बताइए कि महिलाओं की और बच्चों की जो परिस्थिति है सोसाइटी में, क्या वो पुरुषों से मजबूत है या पुरुषों के बराबर है या पुरुषों से कम है? तो क्या एक जैसा लॉ महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर और पुरुषों के ऊपर लागू किया जा सकता है? आप आंसर दोगे नहीं, लागू किया जा सकता। अभी हम लोगों ने आर्टिकल 14 में पढ़ा कि रीजनेबल क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा। और यहाँ पे ये जो 15 का 3 आप देख रहे हो, 15 का 4 देख रहे हो, ये भेदभाव नहीं कर रहा है, ये तो रीजनेबल क्लासिफिकेशन कर रहा है। क्यों? क्योंकि ऊपर मना किया गया लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं होगा, लेकिन नीचे कहा जा रहा है कि महिलाओं की और बच्चों के फेवर में अगर संसद या स्टेट लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो वो लॉ वैलिड माना जाएगा और उसे कोई भी बात नहीं रोकेगी ऐसा कानून बनाने से। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर युक्त वर्गीकरण के सिद्धांत को लागू कर रहे हैं, क्योंकि महिलाओं की और बच्चों की जो परिस्थिति होती है समाज में वो बाकी लोगों से अलग होती है। इसलिए इनके लिए अलग लॉ बनेगा, इनका वर्ग बना दिया गया, इनके लिए अलग लॉ बनेगा, अलग लॉ लागू होगा, और पुरुषों के लिए अलग लॉ बनेगा, उनके ऊपर अलग लॉ लागू होगा। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका रीजनेबल क्लासिफिकेशन का। ऐसे ही आपको समझना है अप्लाई कर करके। 15 के 4 में आइए। 15 का 4 फर्स्ट अमेंडमेंट से जोड़ा गया था। इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है, सुन लीजिएगा जरा क्या हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल 46 था। आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है। आर्टिकल 46 कहता था कि जो पिछड़े लोग हैं, जो शेड्यूल कास्ट हैं और जो शेड्यूल ट्राइब है, यानी कि वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, समाज के दुर्बल वर्ग, उसमें जो भी आते हैं, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन तीनों के आर्थिक और शैक्षणिक हित को प्रमोट किया जाएगा, उसका संवर्धन किया जाएगा। और राज्य कोशिश करेगा कि इनके साथ किसी भी प्रकार का इनजस्टिस ना हो, अन्याय ना हो। ये आर्टिकल 46 कहता था। तो आर्टिकल 46 डायरेक्टिव प्रिंसिपल का है। इसको ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु स्टेट ने, उस समय तमिलनाडु नहीं बल्कि मद्रास स्टेट बोलना पड़ेगा, क्योंकि ये 1951 की बात है, तब तो तमिलनाडु था ही नहीं, तो मद्रास स्टेट हुआ करता था। मद्रास स्टेट में एक कानून बना, उसमें कहा गया
कि जो मेडिकल कॉलेज हैं, जो टेक्निकल कॉलेज हैं, जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं, उसमें कहा गया कि यहाँ पर स्टेट, यहाँ पर राज्य जब एडमिशन करेगी उस मैनेजमेंट कॉलेज वगैरह में तो उसमें रिजर्वेशन देगी, और रिजर्वेशन दिया जाएगा धर्म और जाति के आधार पर। और उन्हें लगता था कि आर्टिकल 46 तो कह ही रहा है तो हम ऐसा रिजर्वेशन दे सकते हैं, मगर उन्होंने ये नहीं सोचा कि धर्म और जाति पर अगर किसी भी व्यक्ति या किसी भी इंसान के साथ में भेदभाव किया जाएगा तो आर्टिकल 15 का 1 का उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि 15 का 1 तो मना कर रहा है कि धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में केस आया था। वो केस आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस केस का नाम था चंपाकम दोराय राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। केस का नाम था चंपाकम दोराय राजन, चंपाकम दोराय राजन बनाम स्टेट ऑफ मद्रास। चंपाकम दोराय राजन, चंपाकम दोराय राजन, ये केस दोबारा फिर मैं रिपीट करूंगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में। चंपाकम दोराय राजन बनाम मद्रास स्टेट, बनाम मद्रास स्टेट। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर कभी भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट के बीच टकराव होगा, टकराव ही हो रहा है। आर्टिकल 46 कह रहा है कि राज्य शैक्षणिक और आर्थिक हितों को प्रमोट कर सकता है। इधर आर्टिकल 15 का 1 मना कर रहा है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आर्टिकल 46 में और आर्टिकल 15 के 1 में टकराव हो रहा है। तो न्यायालय के पास जब ये केस पहुंचा था, चंपाकम दोराय राजन का केस, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट में टकराव होता है तो फंडामेंटल राइट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर प्रभावी हो जाएंगे, यानी कि फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाएगी। इस कारण से सुप्रीम कोर्ट ने उस रिजर्वेशन के ऑर्डर को, जो वहाँ की सरकार ने रिजर्वेशन का ऑर्डर निकाला था, उस ऑर्डर को ख़त्म कर दिया, उस ऑर्डर को अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया। उसके बाद में जो भारत की संसद थी, जो 1951 में मैंने पहले बताया था, वो बल्कि संविधान सभा ही थी, क्योंकि इलेक्शन तो हुए नहीं थे। तो 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया गया, और कल भी मैंने आपसे डिस्कस किया था कि पहले संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 31A जोड़े गए थे, 31B जोड़ा गया था, और 31B के माध्यम से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो वही पहला संशोधन यहाँ पर 15 का 4 जोड़ा गया था। अब 15 के 4 में लिखा गया था कि नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। यानी कि 15 के 4 में लिखा गया कि राज्य को कोई भी बात समाज के दुर्बल वर्गों, वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी, जिसमें अदर बैकवर्ड क्लास आएगा, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में कानून बनाने से या रिजर्वेशन देने से नहीं रोकेगी। तो 15 के 4 ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भारत में जो रिजर्वेशन की स्कीम है, ध्यान से सुनिएगा, जो भारत में रिजर्वेशन की स्कीम है, जो भारत में रिजर्वेशन की स्कीम है, वो 2 बैकवर्डनेस के आधार पर है, पिछड़ेपन के आधार पर है। बैकवर्डनेस, इसको कहा जाता है बैकवर्डनेस, पिछड़ापन। भारत में 1951 में जो पिछड़ापन था, वो 2 तरीके से पिछड़ापन भारत में था। एक था सामाजिक पिछड़ापन, सोशल बैकवर्डनेस, सामाजिक पिछड़ापन। एक था शैक्षणिक पिछड़ापन। यानी आर्टिकल 15 का 4 कहता था कि राज्य अगर चाहे, राज्य में आप ध्यान रखिए, राज्य में वही आर्टिकल 12 वाला स्टेट आएगा, राज्य अगर चाहे तो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के पक्ष में विशेष कानून बना सकता है। यानी कि स्टेट के ऊपर लायबिलिटी नहीं है कि स्टेट बनाएगा ही बनाएगा, यानी कि देयर इज नो लीगल रिक्वायरमेंट, देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट और देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी imposed on the state to make any law which
विल प्रमोट द एजुकेशनल एंड सोशल इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड बैकवर्ड क्लासेस। तो ऐसा कोई भारत में कानून, ऐसा कोई राज्य को कोई बाध्य नहीं किया गया, यानी कि स्टेट बाउंड नहीं है। लेकिन अगर राज्य, इसमें लिखा हुआ था 15 के 4 में, अगर राज्य चाहे तो ऐसा कानून बना सकता है जो किसके पक्ष में होगा, जो सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोग हैं उनके पक्ष में होगा, जो शेड्यूल कास्ट है उनके पक्ष में होगा, या जो शेड्यूल ट्राइब है उनके पक्ष में होगा। ये आर्टिकल 15 का 4 ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 15 के 4 में जो देखिए शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इनके बारे में पिछड़ापन सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये माने ही जाते हैं कि ये पिछड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट का केस आया था अभी, जर्नैल सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि द बैकवर्डनेस शैल नॉट बी प्रूव्ड इन केस ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, दे आर डीम्ड टू बी बैकवर्ड। ये बैकवर्ड माने जाते हैं। तो यहाँ पर बैकवर्डनेस का मतलब क्या है, यहाँ पर पिछड़ेपन का मतलब है सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन, और सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के आधार पर ही भारत में ओबीसी को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे स्कीम क्या थी रिजर्वेशन की, यानी कि पिछड़ापन कितने तरह का था भारत में। भारत में 2 तरह का पिछड़ापन था, सामाजिक पिछड़ापन जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, दूसरे नंबर पे था एजुकेशनल बैकवर्डनेस, शैक्षणिक पिछड़ापन। मगर जब 2019 आया तो संविधान में मोदी सरकार थी, संसद ने 103rd अमेंडमेंट किया, और 103rd अमेंडमेंट से एक और पिछड़ापन सामने निकल के आ गया, उसका नाम था आर्थिक पिछड़ापन। आर्थिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन, यानी कि अब जो सवर्ण हैं वो भी पिछड़े माने जाएंगे, लेकिन वो सामाजिक रूप से तो पिछड़े होते नहीं हैं, क्योंकि समाज में तो उनका जो स्टेटस होता है वो बहुत ऊंचा होता है, और एजुकेशनली भी पढ़े लिखे होते हैं वो लोग। तो वो किस कारण से पिछड़े रह सकते हैं, वो आर्थिक रूप से पिछड़े रह सकते हैं। तो उनके लिए आर्थिक पिछड़ापन का कॉन्सेप्ट आ गया। यानी कि आज की डेट में 3 तरह का पिछड़ापन है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला है सामाजिक पिछड़ापन, दूसरा है शैक्षणिक पिछड़ापन, और तीसरा है आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। तो ये आर्टिकल 15 का 4 आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है आर्टिकल 15 का 5। आर्टिकल 15 का 5 93rd अमेंडमेंट से जोड़ा गया था, और आर्टिकल 15 के 5 में कहा गया था, ध्यान से सुनिएगा, 15 के 5 में कहा गया था, इसे मैं हटा दूं क्योंकि ये आप शायद लिख चुके होंगे। जो अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो 93rd अमेंडमेंट से 2005 में जो अमेंडमेंट किया गया था ना, इसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव था, कारण क्या था, सुन लीजिएगा जरा। इसके माध्यम से इसमें कहा गया था कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत आराम से रिलैक्स होकर सुनिएगा, जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज, जामिया मिलिया इस्लामिया, ये सब माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। सेंट जेवियर्स कॉलेज भी जहां तक आता है उसमें, जो जितने भी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान हैं, इनको जो इनका जो फंडामेंटल राइट है, इनका जो फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 30 के पहले में दिया गया है। यानी जब आप आर्टिकल 30 पढ़ेंगे, उसमें पहले नंबर पे जो माइनॉरिटीज हैं, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को फंडामेंटल राइट दिया गया है भारत में। तो कहा गया, आर्टिकल 15 का 5 बोला, कहा कि जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको छोड़कर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को छोड़कर अब जितने इंस्टीट्यूशन बच गए, कितने बच गए, प्राइवेट, सरकारी, उसके बाद में एडेड, सहायता प्राप्त, अनएडेड, गैर सहायता प्राप्त, सारे इंस्टीट्यूशन आ गए। निजी संस्थान, निजी शैक्षणिक संस्थान, जैसे आपका एमआईटी यूनिवर्सिटी हो गई, सिम्बायसिस हो गई, बीबीडी हो गई, रामस्वरूप हो गई। प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, सरकारी इंस्टीट्यूशन जितने भी इंडिया में हैं, जिनको सरकार फाइनेंस करती है, या जो सरकार के एक कानून के तहत, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो गई, इसका अपना लॉ है, लॉ के तहत ये बनी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, इस तरीके से जितने सरकारी हो गए, जितने एडेड कॉलेज हो गए जिनको सरकार सहायता देती है, जितने अनएडेड कॉलेज हो गए जिनको सरकार सहायता नहीं देती है। यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जितने संस्थान भारत में बच गए
उन सब संस्थानों में एडमिशन के टाइम पर रिजर्वेशन दिया जाएगा। ये लिखा गया था 15 के 5 में। आपको समझ में शायद आ गया होगा। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर, ये बात मैं बार बार आपके दिमाग में डालने की कोशिश कर रहा हूं कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में, ध्यान से सुनिएगा, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं इंडिया में, वहां पर ये बाध्यता नहीं है कि वो SC ST को भी रिजर्वेशन दें। जैसे सेंट स्टीफेंस कॉलेज की बात करें तो वहां पर 50% सीटें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं। अब माइनॉरिटी में केवल क्रिश्चियन नहीं है, भारत में 6 अल्पसंख्यक 6 कैटेगरी है माइनॉरिटी की। आप आगे चल के पढ़ेंगे, आर्टिकल 30 में आपको पढ़ाऊंगा। उसमें जैसे मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, आपके ये जैन हो गए, बौद्ध हो गए, पारसी हो गए, ये सारे क्या है, माइनॉरिटी माने जाते हैं इंडिया में। तो 50% सीटें माइनॉरिटी के लिए रिजर्व कर दी जाती हैं और जो 50% सीटें बचती हैं उसमें समाज के सारे लोग आ सकते हैं। यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में सरकार बाध्य नहीं है कि वो रिजर्वेशन दे। इसलिए माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में नॉर्मली आप देखेंगे कि वहां पर SC ST को रिजर्वेशन नहीं दिया जाता, वहां पर माइनॉरिटी को रिजर्वेशन दिया जाता है। तो अब फिर सुनिएगा आर्टिकल 15 का 5, माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर जो आर्टिकल 30 के तहत बनते हैं उनको छोड़कर जितने भी शिक्षण संस्थान हैं भारत में, चाहे वो सरकारी हो, चाहे गैर सरकारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे एडेड हो, चाहे अनएडेड हो, उनमें रिजर्वेशन देना पड़ेगा। और रिजर्वेशन देना पड़ेगा किनको किनको देना पड़ेगा? उनको देना पड़ेगा जो 15 के 4 में है। 15 के 4 में कौन थे? सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड लोगों को देना पड़ेगा, शेड्यूल कास्ट को देना पड़ेगा और शेड्यूल ट्राइब को देना पड़ेगा। यानी कि इन सारे इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन देना पड़ेगा। ये आर्टिकल 15 का 5 था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे IIT और IIM हो गए, तो क्या इनमें भी रिजर्वेशन देना जरूरी है? तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में 3 केस आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस माने जाते हैं। 2003, 2002, 2004 वगैरह में आए थे। जैसे केस आया था PA इनामदार का केस आया था, इस्लामिक एकेडमी का केस आया था। ये कुछ केसेस आए थे सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन से संबंधित बातें की थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि IIM और IIT जैसे इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप इनमें भी रिजर्वेशन दे दोगे तो इनकी गुणवत्ता का ह्रास होगा, यानी इनकी जो क्वालिटी है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी, इसलिए इनमें रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। तो भारत की संसद ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए 93rd अमेंडमेंट किया 2005 में, और इसका ड्राफ्ट अर्जुन सिंह ने तैयार किया था जो उस समय के शिक्षा मंत्री थे। और जैसे उन्होंने 93rd अमेंडमेंट किया, 93rd अमेंडमेंट के माध्यम से 15 का 5 जोड़ा गया और साफ साफ लिख दिया गया कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़कर बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा वो किस तरीके से होगा, किनको किनको मिलेगा? तो उसमें सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड, नंबर 2 शेड्यूल कास्ट और नंबर 3 शेड्यूल ट्राइब, उनको रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। ये आपका आर्टिकल 30 का पहला हो गया, आर्टिकल 15 का 5 हो गया। इसके बाद भारत की संसद ने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम था सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस केंद्रीय शिक्षा संस्थान, ब्रैकेट लगेगा, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशंस इन एडमिशन एक्ट, केंद्रीय शिक्षा संस्थान एडमिशन में रिजर्वेशन अधिनियम। ये कानून बनाया गया भारत में, और इस कानून को बनाकर भारत की संसद ने साफ साफ लिख दिया कि जो IIT और IIM हैं उनमें भी रिजर्वेशन का लाभ दिया जाएगा। ये आपका 2006 में आई थिंक ये लॉ बना था, सेंट्रल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये कानून 2006 में बना था। इसी कानून के माध्यम से जो IIM और IIT वगैरह होते हैं उनमें रिजर्वेशन का लाभ दे दिया गया। तो ये फाइनली उसके बाद में फिर इस 93rd अमेंडमेंट को सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई थी 2008 में, और 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने 93rd अमेंडमेंट को संवैधानिक बताया था। उसने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट तो कर ही गया है, तो अमेंडमेंट करने के बाद कोई दिक्कत नहीं है, ये संवैधानिक है और रिजर्वेशन का लाभ दिया जा सकता है। तो ये आपका हो गया आर्टिकल 15 का 5। अब आता है आर्टिकल 15 का 6। 15 का 6 देखिए बाद में जोड़ा गया था। 15 के 6 के जोड़ने के पीछे भी अपनी एक कहानी है।
कि जब राजस्थान और मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए थे तो उसमें भाजपा चुनाव जीत नहीं पाई थी, भले ही बहुत कम सीटों से रह गया था मगर वो चुनाव हार गई थी। तो चुनाव हारने के पीछे सवर्णों का गुस्सा बताया जा रहा था, क्योंकि उस समय जब इलेक्शन हुए थे, इलेक्शन के जस्ट पहले आप तो थोड़ा सा समझना होगा, ज़्यादा बेटर रहेगा इसको समझने के लिए। इलेक्शन के जस्ट पहले क्या हुआ था, शेड्यूल SC/ST एक्ट इंडिया में बना हुआ है 1989 में। तो जो भारत में SC/ST एक्ट बना हुआ है वो काफ़ी कठोर कानून है। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जैसे ही कोई व्यक्ति अगर SC/ST के खिलाफ कोई अपराध करता है तो तत्काल गिरफ्तारी नहीं होगी, एक DSP रैंक का अधिकारी उसकी जांच करेगा, उसके बाद उसकी गिरफ्तारी होगी। यानी कि सुप्रीम कोर्ट हैज अटेम्प्टेड टू डाइल्यूट द SC/ST एक्ट टू सम एक्सटेंट। सुप्रीम कोर्ट ने SC/ST एक्ट को कुछ सीमा तक डाइल्यूट करने की कोशिश की थी और वो ठीक भी था, लेकिन उसके बाद में जितने भी दलित संगठन थे, जितने भी बैकवर्ड ऑर्गेनाइजेशंस थी और जो भारत की सरकार में खुद रामविलास पासवान जैसे मंत्री हैं, जो आपके रामदास अठावले हो गए, ये लोग दलित समुदाय से बिलोंग करते हैं, तो इन लोगों ने भाजपा के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। फिर भाजपा को सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पलटना पड़ा और पलटने के बाद भाजपा ने SC/ST एक्ट को और कठोर बना दिया। तो SC/ST एक्ट को और कठोर बनाने के बाद में जो सवर्ण थे वो भाजपा से नाराज हो गए और उन्होंने क्या किया था, उन्होंने अपने मताधिकार में यानी जब वोट देने की बारी आई तो उन्होंने शायद ऐसा किया हो कि बीजेपी को वोट, बल्कि ये कहा जाता है कि इन दोनों इलेक्शंस में, चाहे वो राजस्थान के चुनाव रहे हों या आपके मध्य प्रदेश के चुनाव रहे हों, उन दोनों इलेक्शंस में ज़्यादातर लोगों ने नोटा यानी सवर्णों ने ज़्यादातर नोटा पे प्रेस किया था। इस कारण से भाजपा दोनों राज्यों में चुनाव हार गई थी। तो अब सवर्णों को खुश करने की बारी थी, तो भारत की संसद को लगा या भारत की सरकार को लगा कि ऐसा करते हैं, सवर्णों को खुश करने के लिए काम किया जाता है। हम संविधान में संशोधन करके जो सवर्ण हैं, जो गरीब सवर्ण हैं, मतलब सवर्ण भी जो गरीब हैं और गरीबी का एक स्टेटस बताया गया है, जो गरीब सवर्ण हैं उनको भी हम 10% का आरक्षण देंगे। और ये जो 10% का आरक्षण होगा, आप ऐसे समझिए कि अगर टोटल 100 सीटें हैं भारत में, तो 100 में 50 तो रिजर्व हो जाती हैं, उन 50 में 27% OBC है और बाकी का जो 22.5% है उसमें SC और ST है, यानी कि 15% शेड्यूल कास्ट को रिजर्वेशन मिलता है और 7.5% शेड्यूल ट्राइब को मिलता है और 27% OBC को मिलता है। तो टोटल रिजर्वेशन हो गया 49.5 का। तो अब जनरल कैटेगरी के लिए कितनी सीटें बची, 100 में 50 रिजर्व हो गई, तो 50 सीटें अनरिजर्व हो जाएंगी। अब उस 50 में 10 सीटें इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोगों के लिए छोड़ी जाएंगी, यानी कि रिजर्वेशन इस तरीके से सवर्णों को दिया गया था कि सवर्णों का जो बेसिकली जनरल कैटेगरी में 50% बच रहा था, उसी से 10% सवर्णों को, गरीब सवर्णों को दिया गया था। सरकार चाहती तो ये भी कर सकती थी कि वो जो रिजर्व कैटेगरी है उसमें 10% दे देती। तो अगर वो रिजर्व कैटेगरी के से 10% देती तो उसे फिर या तो OBC से लेना पड़ता कुछ रिजर्वेशन या कुछ SC/ST से छीनना पड़ता। तो सरकार को इन समुदायों की नाराजगी झेलनी पड़ती। इसलिए सरकार ने क्या किया कि जो 50% अनरिजर्व कैटेगरी होती है उसमें से 10% का आरक्षण किसको दे दिया गया, गरीब सवर्णों को दे दिया गया और उसको कहा गया आर्थिक आधार पर, यानी कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। और उसके बाद में आर्थिक पिछड़ेपन के बाद में आर्टिकल 15 का 6 जोड़ के साफ साफ लिख दिया गया कि जो लोग ऊपर शामिल नहीं है, यानी कि जो 15 के 5 और 15 के 4 में शामिल नहीं है, तो 15 के 5 और 15 के 4 में कौन शामिल नहीं है, केवल सवर्ण शामिल नहीं है, बाकी 15 के 4 और 15 के 5 में सब शामिल हैं। तो कहा गया कि जो 15 के 5 में शामिल नहीं हैं उनको एडमिशन के टाइम पर, यानी कि जब कभी भी किसी भी इंस्टीट्यूशन में वो एडमिशन लेंगे तो उनको एडमिशन में 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, इसमें भी ये लिखा हुआ है कि माइनॉरिटी संस्थानों को छोड़कर, मतलब जो भारत में माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं किया जाएगा सरकार के द्वारा। उनका जो मैनेजमेंट है, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो बिल्कुल अलग रहता है। यानी कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को छोड़ के जितने इंस्टीट्यूशन बच गए, जो आर्टिकल 15 के 5 में भाषा लिखी थी, सेम टू सेम भाषा आर्टिकल 15 के 6 में लिख दी गई। बस यहाँ पर और ये लिख दिया गया कि 10% का एक्स्ट्रा सीटें होंगी और वो गरीब सवर्णों को उसमें एडमिशन दिया जाएगा। और आगे बताया गया
कि आर्थिक पिछड़ेपन का आधार क्या होगा। तो बताया गया कि 8 लाख रुपए से ज़्यादा इनकम नहीं होनी चाहिए, और प्लॉट के बारे में भी कुछ कहा गया। रईसी इलाकों में प्लॉट है तो उसके कितने स्क्वायर फीट का प्लॉट होना चाहिए, गांव में अगर कोई ज़मीन है तो कितने स्क्वायर फीट की होनी चाहिए। इस तरीके से कहा गया कि जो स्टेट हैं, जो राज्य हैं, वो पिछड़ेपन का आधार तय करेंगे, और हर स्टेट के पास में पावर है कि वो अपने आर्थिक पिछड़ेपन के आधार को तय कर सकती है, उसके पैरामीटर को तय कर सकती है, और उसके बेसिस पे सवर्णों को रिजर्वेशन का लाभ मिल सकता है। ये था आर्टिकल 15 का 6। तो आपको समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 में थोड़ा सा चूंकि डिटेल में जा रहे हैं तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आएगा ही आएगा, मगर एकदम क्लैरिटी होगी। 15 का 1, 15 का 2 जनरल बात करता था, 15 का 3 अपवाद, 15 का 4 अपवाद, 15 का 5 अपवाद, 15 का 6 भी अपवाद के रूप में। लेकिन याद रखिएगा, यहाँ पे जो रिजर्वेशन, यहाँ पे स्टेट के ऊपर बाध्यता नहीं डाली गई है कि तुम्हें रिजर्वेशन देना ही है। स्टेट चाहे तो रिजर्वेशन दे और चाहे तो रिजर्वेशन ना दे, कोई भी ऐसी बाध्यता यहाँ पर नहीं है। तो ये आपका आर्टिकल 15 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट आता है आपका आर्टिकल 16। आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में भी कई सारे क्लॉज दिए गए हैं, समझिएगा।